नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में, हमारी बात में, आपकी बात में। अगले आधे घंटे तक हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप भी हमसे जुड़ चुके हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और सबको मेरा नमस्कार। जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग बाद में जुड़ेंगे, उनको भी मेरा नमस्कार। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। तो बातचीत में दो छोटी छोटी खबरें मैं पहले आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि पीएम मोदी साहब ने जो है कल हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात की। एशियन गेम्स में जिन्होंने जीता था पदक, उनसे मुलाकात की और सब उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ कल यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में कल कैबिनेट मीटिंग थी। तो कैबिनेट मीटिंग में जो है एक बड़ा ही मतलब बढ़िया फ़ैसला हुआ है, और ये फ़ैसला जो है वो डॉक्टरों को लेकर हुआ है। डॉक्टरों को लेकर ये हुआ है कि अब रिटायरमेंट की जो उम्र है डॉक्टर को, उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में रत डॉक्टर साहब लोगों की, तो उनकी उम्र को 62 साल से बढ़ा के 65 साल कर दिया गया है। और ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों की थोड़ी कमी है, खासकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की। तो इससे जो है डॉक्टर जो है वो ज़्यादा लंबी समय तक सेवा दे सकेंगे, और जो हाल फिलहाल में अभी रिटायर होने वाले होंगे उनको फ़ायदा होगा। और हालांकि इसमें एक क्लॉज ये भी लगाया गया है कि अगर 62 साल के बाद अगर आप अपनी सेवाएं कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, यानी डॉक्टर साहब अब इलाज नहीं करना चाहते, तो वीआरएस ले सकते हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रिटायर हो सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है। तो इस बारे में 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। ये कि इसके पहले एक प्रमुख सचिव थे, अभी जो हैं वो अभी तो हट गए हैं वहाँ से, लेकिन उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनसे ये बात कही थी, एक बार उनसे चर्चा हुई थी, ऐसी अनौपचारिक बातचीत में हम उनसे जब मिलने गए थे, तो हमने उनसे कहा था कि एक तो डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दीजिए, और दूसरा कि उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर हैं सरकारी सेवा में, सरकारी डॉक्टर जो हैं, उनकी जो है उनको लिए प्रैक्टिस फ्री कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा था कि ये प्रपोज़ल तैयार है, और इसमें हम ये करेंगे कि जहाँ पे हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर तैनात हैं, वहीं पर एक कमरा जो है उनको दिया जाएगा, और वो वहाँ पर शाम को वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई शुल्क निर्धारित कर दिया जाएगा, उसमें जो है वो कुछ पैसा सरकार लेगी, और बाकी जो है वो डॉक्टर रखेंगे। तो ये भी एक प्रस्ताव था, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव पे शायद विचार नहीं किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव में कुछ प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा सूट भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नहीं डॉक्टर चाहेगा कि वो अस्पताल में बैठ के प्राइवेट प्रैक्टिस करे। तो वो तो चाहेगा कि अपने घर से ही करे या अपने क्लिनिक से करे। तो इसलिए अब देखिए इस बारे में क्या होता है आगे चल के, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में जो डॉक्टर हैं वहाँ पर संभवतः प्रैक्टिस फ्री है। तो अगर ये भी सहूलियत या सुविधा उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को मिल जाए, तो मुझे लगता है कि जो सरकारी अस्पतालों से, खास करके जीएमसी मेडिकल कॉलेज से और इवन की पीजीआई से, अगर हम लखनऊ की बात करें, तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मेदांता वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं अच्छे पैकेज पे, तो वो शायद रुक जाए। और क्योंकि अगर उसको प्रैक्टिस अलाउ हो जाएगी, तो वो सुबह मान लीजिए 8 बजे ड्यूटी पे आएगा, शाम को 4 बजे तक अपना काम करेगा। उसके बाद वो अपना 5 बजे से प्रैक्टिस कर सकता है, या 6 बजे से प्रैक्टिस कर सकता है, सुबह रात को 8, 9, 10 जब तक वो चाहे। इन बीच में अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ती है हॉस्पिटल में, उस डॉक्टर की सेवा की ज़रूरत पड़ती है उसके पेशेंट को जो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, तो उसे अस्पताल विजिट करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये हो सकता है आगे चल के हो जाए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर छोड़ के भाग रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टरों मिल नहीं पा रहे हैं। अभी गोरखपुर में जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में
कुछ एक विभागों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे थे। अब वो पोस्ट जो है रिज़र्व थी। रिज़र्व का मतलब कि SC ST के लिए थी। और 2 बार 3 बार विज्ञापन निकाले, लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे अस्पतालों में ऐसी हैं जहां मतलब लोगों ने, यूपी सरकार ने या इसके चिकित्सा विभाग ने जो है, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वैकेंसी निकाले हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो सरकारी सेवा में आने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं, मुझे लगता है डॉक्टर। हालांकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं उत्तर प्रदेश में नए नए, और बहुत सारी वैकेंसी आएगी अभी, चाहे वो मेडिकल में हो या पैरामेडिकल में हो। तो कुछ सुविधाएं, सहूलतें अगर बढ़ा दी जाएँ तो मुझे लगता है कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी नहीं होगी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आज 11 अक्टूबर है और आज आपको पता है कि देश के एक महान हस्ती, जिनको शहंशाह के नाम से जानते हैं, जिन्हें महान के नाम से जानते हैं, जिन्हें एक्टर ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, जी हाँ, बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है। तो बच्चन साहब को मैं अपनी तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। 81 साल के हो जाएंगे आज बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब। और लेकिन अभी भी इस उम्र में भी जो उनकी ज़िंदा दिली है, काम के प्रति जो जज्बा है, लगन है, वो उनसे चौथाई उम्र में कम लोगों को भी जो है इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। लोग उनसे सीख सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूअस पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ मेहनत और काम करना कैसे होता है। तो ये चीज़ मैंने भी उनसे सीखी है कि पहली बात कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब तक आपका हाथ पैर शरीर और दिमाग चल रहा है तब तक आप काम करते रहिए, और काम बंद करने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति को रिटायर नहीं होना चाहिए। सरकारी सेवा है तो अलग बात है, लेकिन व्यक्ति को काम करते रहना चाहिए। बच्चन साहब का जो जीवन है वो हमें यही शिक्षा देता है। काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कर्तव्य पथ पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। चरवेती 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 कहते हैं ना। बच्चन साहब के बारे में आपको एक दिलचस्प किस्सा सुना देता हूँ। मैं कहीं अनु कपूर जी का रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था, उनका जो आता है, उसमें वो बता रहे थे कि बच्चन साहब जब छोटे थे, संभवतः 6th 7th 8th क्लास में रहे होंगे प्रयागराज इलाहाबाद में, तो वहाँ बेनी माधव की कोठी हुआ करती है। तो उस कोठी में जो है रानी थी, तो बच्चन साहब को उनसे मिलने का या उन्हें देखने का बड़ी उत्सुकता थी, बड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो वो जो है वो जाते थे गेट पे, लेकिन चौकीदार या गार्ड जो भी रहता होगा वहाँ पे, सुरक्षा गार्ड, वो उनको नहीं जाने देता था और कहता था कि चवन्नी लाओगे तो अंदर जाने दूंगा। अब चवन्नी जो है आप में से बहुतों ने नहीं देखी होगी। हम लोग के समय में था चवन्नी, तो अभी मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले बंद हुआ है। तो चवन्नी की डिमांड की उस गार्ड ने, तब उसको बोला कि बच्चन साहब को अंदर जाने देंगे। तो बच्चन साहब 2-3 दिन तक बड़े परेशान रहे, सोचते रहे कहाँ से चवन्नी आए, कहाँ से चवन्नी आए। तो अल्टीमेटली उन्होंने, उनकी माँ जो तेजी बच्चन साहब थी, उनके पर्स से या उनके अलमारी से या कहीं से भी वो चवन्नी उन्हें मिल गई, और उन्होंने बिना बताए, मतलब चोरी कर ली उन्होंने, और चोरी करके ले जाके गार्ड को दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस गार्ड ने वो चवन्नी तो ले ली, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। और इस तरह से वो बेचारे बहुत परेशान हुए बच्चन साहब, और वापस घर आए तो उसके बाद जो है हलकान थे, परेशान थे, बेहाल थे। तो माता तो बच्चे का मुख देख के उसका हाल जान लेती है। तो इनकी माँ ने भी जो है, तेजी बच्चन साहब ने भी, जो उन्हें लगा कि बच्चन साहब को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उन्होंने पूछा। जब उन्होंने पूछा, थोड़ा 2-4 बार पूछने के बाद बच्चन साहब ने अपनी गलती कबूल की
तो हालांकि माताजी ने उनको बहुत डांटा भी और उनसे भविष्य में ऐसा कभी कुछ ना करने की कसम भी दिलाई। तो वो बच्चन साहब की पहली और आखिरी चोरी थी जो उन्होंने की थी। ये किस्सा अनु कपूर का एक प्रोग्राम आता है रेडियो पे, FM रेडियो पे, उसमें मैंने सुना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। बच्चन साहब के बारे में एक और बात आपको शायद पता होगी या नहीं पता है कि बच्चन साहब को नींद बहुत कम आती है। आप अगर ट्विटर पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं और अगर आप देर से सोते हैं तो अक्सर आप देख लेंगे कि बच्चन साहब के ट्वीट्स कभी 2 बजे कभी 3 बजे कुछ इस तरह से उनके ट्वीट्स आते हैं। और अगर नहीं आए, मान लीजिए 12 बजे वो बेड पे चले गए डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक या घर वालों के कहने पर, तो आप सुबह 4 बजे उठिएगा तो 4 बजे उनका ट्वीट आपको दिखाई जाएगा। तो इस तरह से उनको नींद न आने की बीमारी तो नहीं कह सकता, लेकिन नींद बहुत कम आती है। और ये समस्या उनको आज से नहीं है, बहुत शायद पहले से है। मुझे लगता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी है जिससे बच्चन साहब पीड़ित हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है ऐसा होता होगा उनको। लेकिन हम सब की यही दुआ है और कि बच्चन साहब जो है शतायु हों और इसी तरह अगले कई सालों तक काम करते रहे, वो हम सबको प्रेरणा देते रहें, हमारा हौसला अफजाई करते रहें। उन्हें देखकर हमारे अंदर भी ये जज्बा बना रहे कि हमें काम करना है, करना है, करना है और करते रहना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बच्चन साहब आपको। आपकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं और इस दौरान आपसे हमें मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कम से कम 2 या 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूँ, आपसे रूबरू हो चुका हूँ। तो कभी मेरे से कोई दुष्टता हुई हो, कभी गुस्ताखी हुई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, बच्चन साहब से आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचे हैं बताइए। इज़राइल जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये युद्ध लंबा चलेगा, और अगर ये लंबा चला तो क्या ये इसका फैलाव होगा, और फैलाव होगा तो फिर क्या होगा। ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसमें इज़राइल का साथ देने के लिए US, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ये एक तरह से बिल्कुल सामने आ गए हैं खुलकर। और फ़लस्तीन की तरफ से, या हमास कह लीजिए, हमास की तरफ से जो है सीरिया, मिस्र और लेबनान के साथ साथ ईरान का भी नाम लिया जा रहा है, क्योंकि शुरू से यही माना जा रहा है, या लोग कह रहे हैं, या अखबारों में छप रहा है कि हमास का जो हमला हुआ शनिवार को इज़राइल के ऊपर, उसमें जो है सह ईरान की थी। तो चौथा देश ईरान हो गया। तो इस तरह से क्या ये एक दुनिया 2 धड़ों में बंट गई है, और इसकी ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसका फैलाव होगा तो इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ेगा विश्व की इकनॉमी पे, जो कि पहले से ही रसिया और यूक्रेन की वजह से गड़बड़ाई हुई है। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें जो है वो तेल के दाम जो है वो बढ़ेंगे, और तेल के दाम बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया तो छोड़ दीजिए, दुनिया की इकनॉमी पे जो असर पड़ेगा आपकी और हमारे इकनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो हालांकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि चूँकि भारत में चुनाव है नवंबर में, और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं 5 राज्यों के, तो 3 दिसंबर तक तो शायद पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ें, भले ही दाम कितने भी बढ़ जाएं, पेट्रोलियम कंपनी को कितना भी घाटा हो। हालांकि बीच में बहुत मोटा मुनाफा उन्होंने कमाया है जब डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुआ करते थे, तो तब तक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद ज़रूर बढ़ेंगे। तो हालांकि उसके बाद भी तब तक लोकसभा चुनाव की वो आहट शुरू हो जाएगी। तो बड़ा देखना क्या है, कैसे होता है। और जहाँ तक भारत के स्टैंड का सवाल है, तो कल प्रधानमंत्री साहब ने जो है ट्वीट किया था हमारे PM मोदी साहब ने एक्स पर, जो पहले ट्विटर को बोलते थे, सबकी ज़ुबान पे ट्विटर ही रहता है। पता नहीं इतना बढ़िया नाम को एलन मस्क साहब ने क्यों चेंज कर दिया, एक्स कर दिया। तो एक्स पर लिखा भी कि कल नेतन्याहू जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, और PM मोदी ने कहा कि उनका जो है पूरा सपोर्ट है उनको,
और पूरा भारत जो है और भारत के लोग जो है इजराइल और इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। आतंकवाद किसी भी का हो, किसी स्तर का हो और किसी भी तरीके का हो, जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इस बीच जो है हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने जो है सील कर दी है गाज़ा पट्टी की जो सीमा है वो सील कर दी है, आपको पता है। और इस लड़ाई में अब तक जो है शनिवार से लेकर अब तक आज बुधवार हो गया, 3000 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 250 से ऊपर बच्चे भी हैं और 250 से ऊपर महिलाएं भी हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। और ये भी बताया जा रहा है कि हमास ने जब पहले दिन हमला किया था तो उसने करीब 100-150 इजराइल के नागरिकों को जो है बंधक बना लिया था। और अब वो कह रहा है युद्ध विराम की बातें कर रहा है। दो डेवलपमेंट हुए हैं और कह रहा है कि अगर नहीं किया गया तो हम बंधकों को मार देंगे। तो एक तो हमास का जो है युद्ध विराम आया है कि साहब युद्ध विराम की बात वो कर सकता है। उसका पहला जो मोटो था वो क्लियर हो गया। पता नहीं कौन सा मोटो था, किस तरह से जिस तरह से हमला किया और जिस तरह से औरतों, बच्चों और निर्दोष नागरिकों के साथ व्यवहार किया गया, वो उससे कौन सा उसका मोटो पूरा हुआ ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि हमास ने कहा कि एक तरह से जो है इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को उसने छिन्न भिन्न कर दिया और इजराइल को सबक सिखा दिया, तो उसका पहला मोटो पूरा हो गया। जो भी करा हो, लेकिन इजराइल का ये कहना है कि युद्ध तो हमास ने शुरू कर दिया लेकिन ख़त्म जो है वो हम करेंगे और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। तो इजराइल का ये बयान जो है, खासकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बयान बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा ठोस है, बड़ा आक्रामक है। तो कहाँ तक जाएगा इजराइल, और अगर इजराइल उस सीमा तक चला गया कि गाज़ा पट्टी को पूरा ख़त्म करने की और पूरा कब्ज़ा करने की कोशिश करे, तो क्या ये जो देश खड़े हैं फ़िलिस्तीन को जो अपना अभी समर्थन दे रहे हैं, मिस्र हुआ, सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ, लेबनान हुआ, मतलब जॉर्डन, लेबनान और ईरान हुआ, तो उससे क्या होगा? फिर सऊदी अरब से जो उसकी बातचीत, समझौते की बातचीत चल रही थी, तो उसका क्या होगा? सऊदी अरब भी जो है फ़लस्तीनियों का समर्थक है। और अगर ये युद्ध में कूदे तो फिर क्या होगा? पश्चिमी देशों का क्या रुख होगा? और पश्चिमी देश भी अगर खुल के आ गए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो इस लिहाज से इस संघर्ष को रुकना चाहिए, संघर्ष पे विराम लगना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और युद्ध को किसी भी हालत में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो इसको बंद होना चाहिए। आप आंकड़े इसमें छपे हुए हैं अखबार में कि 3000 से ज़्यादा मौतें हैं, जिसमें 1008 इसराइली और 830 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। 1500 हमास आतंकी 4 दिन में इसराइल सीमा के अंदर मारे गए। 75 साल में गाज़ा पर इसराइल के ये सबसे भयानक हवाई हमले हैं। और गाज़ा में करीब 21 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से मुझे लगता है आधे से ज़्यादा क्या बहुत सारे लोग जो हैं, 2/3 लोग को पता ही नहीं होगा कि हमास क्या होता है और हमास क्या क्या किया है, हमास ने क्यों हमला किया है। ना वो हमास की एक्टिविटी में शामिल होंगे परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जाने तो उनकी भी जाएंगी, उसमें महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो ये बड़ा चिंता करने वाली बात है और इसकी जो है निंदा करनी चाहिए और किसी तरह से चाहिए कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए। चलिए इजराइल से आते हैं वापस, इंडिया वापस आते हैं, और जिसमें कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान ने जो है पहले इस मैच में श्रीलंका ने बैटिंग की और श्रीलंका ने बैटिंग करके 345 रन बनाए, 344 का टोटल बनाया और पाकिस्तान को दिया 345 रन का लक्ष्य। तो अब साहब पाकिस्तान ने जो है ये सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वर्ल्ड कप में, वैसे तो वनडे में 400 से ऊपर का लक्ष्य हासिल किया गया है, लेकिन वनडे में 344 यानी 345 रन बनाने का लक्ष्य पहली बार पाकिस्तान की टीम ने पार कर लिया और एक बड़ी जीत हासिल की है। कुशल मेंडिस और
सदीरा समराविक्रमा के शतकों के दम पर श्रीलंका ने जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा टोटल 344 रन 9 विकेट पे खड़ा किया तो जीत जो है लग रही थी कि श्रीलंका की हो जाएगी। लेकिन अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के 113 रन 103 बॉल 10 फोर 3 छक्के और मोहम्मद रिजवान 131 रन 121 बॉल 8 फोर 3 सिक्स ने एक ऐसी यादगार पारी खेली जिससे पाकिस्तान ने विश्व कप के इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर लिया। अभी तक विश्व कप में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से 7 बार टकराई थी, लेकिन उसे पहली जीत का अभी भी इंतज़ार था और जब उसने 8वें ओवर में ही 37 रन पर बाबर आजम समेत 2 कीमती विकेट निकाल लिए तो उसकी पहली जीत का इंतज़ार ख़त्म होता साफ नज़र आया। लेकिन शफीक ने 103 गेंद पर 113 रन की पारी खेलकर मुकाबले में पाकिस्तान की वापसी कराई और रिजवान के क्रैम्प के बावजूद क्रीज पर रिजवान जो है उनको क्रैम्प था यानी मसल इंजरी थी उनको, उसके बावजूद जो है क्रीज पर वो जमे रहे और एक तरह से असंभव सी जीत नज़र आ रही जीत को उन्होंने हासिल किया 4 विकेट खोकर और जबकि 10 गेंद बाकी थे। तो ये बड़ा ही शानदार मैच हुआ होगा, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने। तो एक तरह से जो है पाकिस्तान ने जो है अपनी लय जो है पकड़ ली और श्रीलंका जिसे जो वो कहा जा रहा था कि अंडरडॉग साबित हो सकती है, लेकिन वो ऐसा अभी नहीं हो पाया है और श्रीलंका मेरे ख्याल से दोनों मैच हार गई। तो इससे अब पाकिस्तान का मुकाबला हमारे साथ जो है वो 14 अक्टूबर का है, आपको पता है। और 14 अक्टूबर को ये मैच जो है अहमदाबाद के नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, उसमें खेला जाएगा। और उसमें भी जो है ये माना जा रहा है कि शुभमन गिल जो बीमार हो गए थे, उनको वायरल बुखार हो गया था या पता नहीं डेंगू हो गया है क्या हो गया है, तो वो नहीं खेल पाएंगे जो फॉर्म में चल रहे हैं। तो उनकी जगह पिछले मैच में ईशान किशन को खिलाया गया था। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि ईशान किशन को खिलाया जाए कि ना खिलाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको एक मौका और देना चाहिए। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की जगह जो है सूर्य कुमार यादव को जो है मौका देना चाहिए इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में। तो बहरहाल अभी 2-3 दिन बचे हैं, आप देखिए क्या होता है। और अब इस पाकिस्तान ने जिस तरह से ये जीत हासिल की है और जिस तरह से श्रीलंका को हराया, उसने 345 रन का टोटल तो उसने कवर अप किया। तो अब तो हल्के में तो इंडिया नहीं ले सकता पाकिस्तान को, और एक तरह से काफ़ी बड़ा मैच होगा ये, और पूरी एशिया क्या पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस मैच पे होंगी। तो भारत की तरफ से 2 ही बातें हैं। नंबर 1 की ओपनर कौन करने उतरता है ओपनिंग, अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो ईशान किशन को दोबारा मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, और श्रेयस अय्यर की जगह जो है सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता है। तो रविंदर अश्विन का तो खेलना तय होगा क्योंकि वो विनिंग टीम के उसमें रहे हैं, मेंबर रहे हैं, तो वो खेल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, रिजवान साहब ने और शफीक साहब ने, तो बड़ी ही शानदार बैटिंग की है और इंडिया को जो है एक तरह से संकेत दे दिया है कि भैया यहाँ कुम्भड़ बतिया को नहीं। तो ये है मामला। बाकी तो और तो कुछ अखबार में निकला नहीं है ऐसा कुछ कि जिससे आपको मैं बताया जाता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो बहुत कम अखबारों ने छपा है, इसमें सिर्फ अंग्रेज़ी अखबारों में छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है संभवतः, और ये दूसरे अंग्रेज़ी अखबार हिंदू में छपा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये फ्रंट पेज पे है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है और वो आने वाला है, और अगर वो आएगा तो भारतीय राजनीति पे बड़ा असर डालेगा। और वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेके कि वेदर ये वैलिड है या इनवैलिड है। इसको लेके बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और प्रशांत भूषण जी जो एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको तो पता ही होगा, अक्सर वो पिटीशन वगैरह डालते रहते हैं।
और दूसरे की आम आदमी पार्टी में कभी हुआ करते थे, लेकिन बाद में केजरीवाल ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो उसकी तरफ से ये वकील हैं और भी होंगे, तो उन्होंने कल ये बहस की है और इसकी वैलिडिटी पर जो है सवाल उठाए। और इसमें सबसे बड़ा क्लॉज ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें जो दान देता है, हालांकि ये बैंक के थ्रू होता है और इसके लिए बाकायदा जो है वो क्या बोलते हैं कि बिल पेश किया गया, संसद से पास किया गया है। और लेकिन इनका ये कहना है कि इसमें जो पैसा दे रहा है, यानी जो बॉन्ड खरीद रहा है, या जो कॉरपोरेट हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, तो वो बॉन्ड खरीदता है, लेकिन नाम पता नहीं पता रहता कि कौन खरीदा, किसने क्या दिया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड लिया। और एक तरह से ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। और चूँकि मनी बिल है तो उसमें जो दे रहा है तो क्या उसको ये भी नहीं पता है कि उसमें टैक्स की छूट मिलती है उसको कि नहीं मिलती है, और मिलती है तो कितनी मिलती है। नाम पता नहीं पता रहता उसका, कौन किसने कितना पैसा दिया, किस पार्टी को कितने का बॉन्ड खरीदा, कितने का नहीं खरीदा। तो एक तरह से ये करप्शन को प्रमोट करता है। बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। कल से जब ये आया है कि 31 अक्टूबर को इसका जो है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज हैं चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस साहब, तो उनका और एक साहब और हैं जस्टिस JB पार्डीवाला एंड मनोज मिश्रा जी, तो ये लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, हम 31 अक्टूबर को इसके बारे में कुछ बता देंगे, डिसीजन कर देंगे, और अगर 31 को नहीं हो पाया तो 1 तारीख को कर देंगे। क्योंकि ये डिमांड की गई थी, ये मांग की गई थी कोर्ट से कि इसमें जो है लोकसभा चुनाव के पहले जो है इसका निपटारा किया जाए। तो हुआ यह कि इसको 7 बेंच की उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाएगा। तो प्रशांत भूषण जी ने आर्ग्यू किया कि नहीं साहब, अगर 7 बेंच के उसमें जाएगा तो फिर ये लोकसभा चुनाव के पहले नहीं हो पाएगा, जो कि मई में प्रस्तावित है। तो इसको अभी सुना जाए ताकि जो है लोकसभा चुनाव में जो है इसका गलत फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां ना उठा पाएँ। तो उस पर तैयार हो गए सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस साहब और बाकी दोनों माननीय जज लोग। और 31 अक्टूबर को ये फैसला आएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है या गलत है। तो सही होगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गलत होगा तो फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी सारी राजनीतिक दलों के साथ, सारे पार्टियों के साथ। कुछ लोग जो है वो, कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि लोग चला रहे थे कि ये साहब बीजेपी का तो वो फंडिंग बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टिमका हो जाएगा। अरे काली बीजेपी को क्यों होगा भाई, सबको होगा। अब किसी को बीजेपी को ज़्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता है, तो मिलता तो सब लेते हैं, लेते तो सब है ना, तो परेशानी तो सबके साथ होगी। तो लेकिन ये एक बड़ी बात होगी, बड़ी चीज़ होगी, पारदर्शिता भी होगी मेरे ख्याल से कि पैसा वैसा चंदा उंदा लेने का, कि किस तरह से आप चंदा लें, और चंदा लें तो उसकी कोई लिमिट है कि नहीं है, और कितना लें, किससे कितना लें, इंडिविजुअल से कितना लें, कॉर्पोरेट से कितना लें, कंपनी से कितना लें। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अंदर गूढ़ विषय है, इतना मुझे जानकारी नहीं है और इतना आपको जानने में इंटरेस्ट भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये है कि हाँ, जो चंदा दे रहा है या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद रहा है तो कौन खरीद रहा है। अगर खासकर कंपनी की बात हो, बड़ी बड़ी कंपनियों को, जैसे अब अडानी को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, या कांग्रेस के समय में अंबानी को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, या समाजवादी पार्टी के समय में अमर सिंह जब थे तब बहुत सारी कंपनियों को लेकर बात होती है। तो किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया, अगर ये पता चल जाए तो ये मेरे ख्याल से ठीक होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि इस फलानी कंपनी ने फलानी पार्टी को जो है इतना पैसा दिया है और इतना चंदा दिया है या इतना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे हैं। तो उससे पता चलेगा कि बाद में अगर कंपनी जो है बिना कुछ किए दिए आगे बढ़ती है तो कुछ समझ में आएगा कि क्यों बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। तो ये इसका पता लगना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी तो माननीय कोर्ट के हाथों में है, वो फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत है, नाम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, क्या इसके जो है लीगल वैलिडिटी है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है तय करेंगे। और हमें भी इंतज़ार रहेगा 31 अक्टूबर का कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें क्या फ़ैसला करते हैं। तो और राजनीतिक दल को तो इंतज़ार रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये किसी एक पार्टी का, मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि किसी एक पार्टी का ये मसला नहीं है, ये सारी पार्टियों को बिलोंग करता है और इसका असर जो है सारी पार्टियों के जो है आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज बस इतना काफ़ी है। आज थोड़ा लेट हो गया था, मैं 15 मिनट लेट बैठा था,
सुबह बड़ी तड़के आँख खुल गई थी 4 साढ़े 4 बजे। 1.5 घंटे तक उधर उधर देखता रहा, पढ़ता रहा, मोबाइल देखता रहा। उसके बाद आँख लग गई तो थोड़ी लेट उठा, तो 8 बज गए थे। तो आपके साथ आने में आज 15 मिनट की देरी हो गई। तो आज बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखिए। नमस्कार।